हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 47 सॉल्व करने वाले हैं, जो मैंने डॉक्टर रंजीत सिंह के प्रैक्टिस सेट से लिया है। देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम। तो ये स्टेटमेंट किसका है कि यदि भगवान जो एग्जिस्ट नहीं करते या उनका कोई अस्तित्व नहीं होता तो ये जरूरी हो जाता कि हम उसको इन्वेंट करें। तो किसने बोला ये स्टेटमेंट? वोल्टेयर, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड थॉमस हार्डी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, वोल्टेयर। क्वेश्चन नंबर 2, an allegory is a series of metaphors or symbols continued throughout an entire story so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to it in its main features. So, following this, which of the books mentioned below is an allegory? तो नीचे जितनी भी बुक्स दी गई है इनमें बताना है इनमें एलिगरी कौन सी बुक है। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये एक एलिगरी है। एलिगरी वो होता है जिसमें कि जो नाम तो कुछ और दिए होते हैं लेकिन उसका जो सेंस कुछ और होता है, उसका कुछ हिडन मीनिंग होता है। जो भी उसमें लिखा होता है वो दिखाई तो कुछ और देता है लेकिन सबका ही हिडन मीनिंग होता है कुछ। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी। इनमें से कौन सी पास्टोरल एलिजी नहीं है? मिल्टन्स लिसिडास, सैलेज एडोनिस, अर्नोल्ड थायरिसिस एंड पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी डी, पोप्स द रेप ऑफ लॉक। ये एक मोक एपिक है, अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ, ये कोई एलिजी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ पोम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। तो एक ऐसी पोम जो कोई स्टोरी को टेल करती है, कोई एक स्टोरी बताती है। और किसकी स्टोरी? एक लीडर की स्टोरी, जो लीडर पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है और लॉफ्टी स्टाइल होती है इसकी। तो क्या है ये? अ ड्रामा, एन एपिक, अ शॉर्ट स्टोरी और अ लिरिक। सो क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, एन एपिक। सो क्वेश्चन नंबर 5, choose the name of the Roman emperor who conquered England in 43 AD। तो रोमन एम्परर का नाम बताना है जिसने इंग्लैंड को जीता था इन 43 AD। सो जूलियस, इट शुड बी सीजर, देन क्लाउडियस, एंटोनी एंड नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, क्लाउडियस। Question number 6, the first Indian author to win the prestigious Pulitzer Prize in the USA was। तो पहला ऐसा कौन सा इंडियन ऑथर है जिसने जब पुलित्जर प्राइज जीता था यूएसए में? सो अनीता देसाई, झुम्पा लहरी, विक्रम सेठ एंड कुशवंत सिंह। सो क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर विल बी बी, झुम्पा लहरी। Question number 7, which of these won the Nobel Prize? It should be Nobel Prize for Literature in 2014। तो 2014 में किसने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए? ए पैट्रिक मोडियानो, बी डोरिस लेसिंग, सी एलिस मुनरो एंड डी वी.एस. नेपोल। So question number 7, the correct answer will be A here, Patrick Modiano. Question number 8, what is Commedia dell'arte? तो Commedia dell'arte क्या है? यहाँ पे इसका मीनिंग बताना है। A form of comic drama developed about the mid-16th century by guilds of professional इटालियन एक्टर्स। सो यहाँ पे गिल्ड से मतलब बिजनेसमैन से होता है। उस समय जो ये गिल्ड्स थे उनको बिजनेसमैन बोलते थे। अ फॉर्म ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा, सी अ फॉर्म डेवलप्ड बाय बेन जॉनसन एंड डी नन ऑफ दीज।
So the correct answer will be A here, a form of comic drama developed about the mid 16th century by guilds of professional Italian actors. 9 question, in 1576 जेम्स बर्बेज फादर ऑफ द एक्टर रिचर्ड बर्बेज, तो रिचर्ड बर्बेज जो एक्टर हैं उनके फादर हैं जेम्स बर्बेज. सो obtains lease and permission to build the first theatre in Shoreditch, London. Its name was, तो इसका नाम क्या है जो 1576 में जेम्स बर्बेज ने एक थिएटर की जो परमिशन ली थी खोलने के लिए, तो कौन सा थिएटर है वो? द थिएटर, ग्लोब थिएटर, क्वीन थिएटर एंड द किंग्स मैन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, द थिएटर. 10 question, during 1613 जून 29 विच थिएटर कोट फायर, तो कौन से थिएटर में आग लग गई थी 29 जून 1613 में? ग्लोब थिएटर, अगेन ग्लोब थिएटर, दोनों ऑप्शन सेम हो गए यहाँ, क्वीन थिएटर एंड द किंग्स मैन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, लेकिन अगर आपने बी भी लगाया है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों ऑप्शन सेम ही है यहाँ पे. Then question number 11, 1642 September 2 Parliament issued an ordinance suppressing all stage plays in London and, तो 1642 में बताना है 2 सितंबर को थिएटर क्या हुए थे? थिएटर्स वर ओपन, थिएटर्स वर क्लोज्ड, थिएटर्स वर स्पॉन्सर्ड एंड नन ऑफ दीज. So the correct answer will be B here, theaters were closed. तो थिएटर 1642 में क्लोज हो गए थे और बाद में ये रीओपन हुए थे 1660 में जब चार्ल्स सेकंड आए थे. Then 12 question, in which year the restoration and the demise in the power of the Puritans sees the opening of the theaters again. तो थिएटर कब रीओपन हुए थे यहाँ पे ये बताना है. 1658, 1659, 1660 and 1665. So the correct option will be C here, 1660. और 1660 में क्या होता है? रेस्टोरेशन पीरियड आया था. 13 question, publication of the first daily English language newspaper, the Daily Courant in London took place in. तो ये बताना है द डेली कोरेंट जो न्यूज़पेपर था ये लंदन में कब आया था? 1702, 1703, 1704 और 1705. So the correct answer will be A here, 1702. 14 question, the Nobel Prize in Literature 2015 was awarded to यहाँ पे डैश है, for her polyphonic writings, a monument to suffering and courage in our time. तो किसको दिया गया था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2015 में? ये यहाँ पे हमें बताना है. सो 14 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, स्वेतलाना एलेक्जीविच. देन फिगर ऑफ स्पीच बतानी है यहाँ पे. 15 क्वेश्चन, हेस्टिन स्लोली. सो ऑक्सीमोरन, मेटाफर, अपोस्ट्रोफी और एंटीथेसिस. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ऑक्सीमोरन. और ऑक्सीमोरन क्या होता है? जहाँ पे दो ऑपोजिट वर्ड साइड बाय साइड रखे होते हैं. जैसे यहाँ हेस्टिन का मीन्स होता है जल्दी करना और स्लोली का मतलब होता है धीरे करना. तो हेस्टिन स्लोली दोनों एक साथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरन हो जाएगा. देन 16 क्वेश्चन, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल. तो ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी और एंटीथेसिस. सो विच वन इज करेक्ट हियर? So the correct option will be B here, personification. पर्सोनिफिकेशन वो होता है जहाँ पे कोई लाइफलेस ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लाइफ नहीं है उसको हम पर्सोनिफाई करते हैं, उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ उसको एड्रेस किया जाता है, ट्रीट किया जाता है. जैसे एम्बिशन क्या है? एम्बिशन कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन उसको हमने यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया है. 17 question, it dropped as the gentle rain from heaven. So oxymoron, personification, apostrophe and D, simile. So question number 17, the correct answer will be D here, simile.
सिमली वो होता है जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं यूजिंग द वर्ड्स एज, लाइक एंड सो। तो इन सब चीज़ों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा सिमली होता है। सो यहाँ पे एज से हमने कंपैरिजन किया है तो ये हमारा सिमली है। क्वेश्चन नंबर 18, लाइक पेशेंट etherized upon a table. So oxymoron, personification, simile and antithesis. So the correct option again simile. यहाँ पे like के साथ हमने जो इसका कंपैरिजन किया है तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन, गिव एवरी मैन thy ear but few thy voice. Oxymoron, personification, simile and antithesis. So the correct option will be D, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, जहाँ पे एक सेंटेंस में दो अलग अलग क्लोजेज होती हैं और दोनों विरोधाभासी बातें कहती हैं। जैसे गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, तो यहाँ पे विरोधाभासी बातें हैं और दो अलग अलग क्लोजेज हैं, तो ये हमारा एंटीथेसिस हो जाएगा। 21 क्वेश्चन, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे। तो वेरी वे में देखिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, ऑक्जीमोरन, ट्रांसफर एपिथेट, सिमली और एंटीथेसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो एपिथेट से वी कैन से, एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव, जहाँ पे एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे वे है तो वे तो वियरी नहीं हो सकता, तो ये वियरी किसके लिए यूज होना चाहिए, प्लोमैन के लिए यूज होना चाहिए, लेकिन इसको ट्रांसफर करके हमने किसके साथ यूज कर लिया है, वे के साथ यूज कर लिया है, तो ये हमारा ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा। जहाँ पे एडजेक्टिव जिसके साथ यूज होना है उसके साथ यूज ना करके किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज कर दिया जाए तो वहाँ पे हमारा ट्रांसफर एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देन क्वेश्चन नंबर 22, when things are shown as greater or smaller, better or worse than they really are. जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जैसी वो है उससे ज़्यादा बढ़ाकर या उसको और ज़्यादा घटाकर दिखाया जाता है तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबल, पर्सोनिफिकेशन, सिमली एंड एंटीथेसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, हाइपरबल। 23 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफेलिया नॉट गिव अवे। तो मैड ओफेलिया, ओफेलिया कौन से प्ले का कैरेक्टर है, ये हैमलेट प्ले का कैरेक्टर है। ये हैमलेट की बिलव्ड है, प्रेमिका है, और ये अपने फादर की डेथ की खबर सुन करके ये मैड हो गई थी, पागल हो गई थी, तो बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आई थी ये। तो वो सभी फ्लावर्स इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, लेकिन असॉर्ट ऑफ फ्लावर उसने किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। तो कौन से फ्लावर्स थे वो जो उसने किसी को भी नहीं दिए, सो दीज वर वायलेट्स फ्लावर्स। 24 क्वेश्चन, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम। तो ये वर्ड्स किसने बोले थे, ये जो स्टेटमेंट है किसकी बोली हुई है, ये कोलरिज, बैरन, हैजलिट एंड वर्ड्सवर्थ। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ ने स्कॉन नॉट द सोनेट लिखा था, उसमें उसने ये लाइंस बोली थी। 25 क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग। तो कहाँ से वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया मिला था कि जो नेचर की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छी है बुकिश नॉलेज से, बुकिश लर्निंग से। रूसो, जॉन रस्किन, शेक्सपियर एंड मिल्टन। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, रूसो। तो रूसो ने प्रकृतिवाद को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और उनका कहना था कि जो बच्चे किताबों से सीखते हैं उससे ज़्यादा बच्चे प्रकृति से सीख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ड्सवर्थ ने रूसो से लिया था। 26 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ रीड द हिडन मीनिंग ऑफ नेचर इन द डैश स्टेज। तो वर्ड्सवर्थ ने कहाँ से जो हिडन मीनिंग ऑफ नेचर लिया था, कौन सी स्टेज में लिया था वो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, थर्ड स्टेज।
27 क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज टुक प्लेस एट ब्रिस्टोल इन अगस्त। तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो ब्रिस्टोल में हुई थी इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो कौन सा ईयर था ये? 1795, 1796, 97 और 98। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए 1795। A option is correct. 28 question, शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। तो शेक्सपियर ने कहाँ से जो फॉर्मूला लिया था रोमांटिक कॉमेडी का? थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज और मार्लो। सो 28 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन भी यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं ये भी। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्टो। तो ये जो रॉबर्ट ग्रीन्स का जो वर्क है पेंडोस्टो, ये बताना है कौन से वर्क का सोर्स रहा है शेक्सपियर के? द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट एंड विंटर्स टेल। So the correct option will be D here, Winter's Tale. Then 30 question. Between 1590 and 1593, the theatres were frequently closed in London owing to। तो 1590 and 1593 में क्या हुआ था? जो थिएटर्स थे लंदन में वो क्लोज हो गए थे, तो उसका रीजन बताना है। तो बबोनिक प्लेग, disturbance caused by the people, disturbance caused by the knights and disturbance caused by the allies। तो the correct option will be A here, bubonic plague। तो उस समय जो प्लेग फैला था वहाँ पे, उसकी वजह से थिएटर्स को क्लोज कर दिया गया था। 31 क्वेश्चन, in which play Shakespeare uses the longest word। तो इतना लंबा वर्ड है तो मैं तो नहीं बोल पाऊंगी इसको, आप एक बार ट्राई करना कि आप बोल सकते हैं नहीं। सो कौन से वर्क में उन्होंने ये वर्ड यूज किया था? सो टेम्पेस्ट, लव लेबर लॉस्ट, हैमलेट एंड टाइटस एंड्रोनिकस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, लव लेबर लॉस्ट। 32 क्वेश्चन, द वार ऑफ रोजेज 1455 to 1487 फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। तो वार ऑफ रोजेज किसके वर्क में देखने को मिलता है हमें? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, शेक्सपियर। 33 वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम रॉबर्ट बर्टन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्रिज एंड रॉबर्ट ब्लेयर। तो किससे सीखा था वर्ड्सवर्थ ने ये? रॉबर्ट बर्न्स। 34 क्वेश्चन, द एक्सकर्सन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। तो जो उनका वर्क आया था वर्ड्सवर्थ का, द एक्सकर्सन 1814 में आया था ये। तो इससे मतलब किस चीज़ की स्टार्टिंग हो जाती है इस वर्क से? तो वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचर फिनोमेना, द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएटिक जीनियस, द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ्स एसेंट टू फेम एंड वर्ड्सवर्थ्स फ्रेंडशिप विद कोलरिज। So the correct option will be B here, the decline of Wordsworth's poetic genius। तो यहीं से पतन शुरू हो जाता है वर्ड्सवर्थ की जो पोइटिक जो जीनियस है उसका। 35 क्वेश्चन, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। तो किसके वर्ड्स हैं ये? तो दीज आर द वर्ड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। 36 क्वेश्चन, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय। तो किसने लिखा था ये जो पोयम है? सोनेट है ये किसने लिखा था? तो वर्ड्सवर्थ ने ये वर्क लिखा था। तो 1802 में लिखा गया था ये, और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया था। और ये क्या है? ये एक सोनेट है। 37 क्वेश्चन, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड।
तो पैराडाइज रिगेन्ड की जो थीम है वो क्या है? सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 38 क्वेश्चन, who described Milton in the words God gifted organ voice of England and the mighty mouthed inventor of harmonies। तो मिल्टन के बारे में किसने बोला था ये? टेनिसन, ब्राउनिंग, इलियट एंड नाहुम टेट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हियर, एल टेनिसन। तो एल की फुल फॉर्म क्या है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। देन 39 क्वेश्चन, मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लोस्ट इज कॉल्ड। तो पैराडाइज लोस्ट में जो मिल्टन का स्टाइल है वो कौन सा है? ग्रैंड स्टाइल। देन 40 क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। तो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास कौन से वर्क में दिखाई देती है गाल्सवर्दी के? एस्केप, पिजन, स्किन गेम एंड लॉयल्टीज। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, लॉयल्टीज। तो आई थिंक 1922 में आया था ये वर्क। देन 41 गाल्सवर्दी इज। तो गाल्सवर्दी क्या है? अ पेसिमिस्ट विद सिनिकल एंड डिमोटिवेटिंग, अ पैसिविस्ट, अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट, और अ रिएक्शनिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी। सो 41 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। 42 question, John Galsworthy's novel are chiefly occupied with the effect and conflict of। तो किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट या किस चीज का इफेक्ट दिखाई देता है जॉन गाल्सवर्दी के नोवेल में? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। 43 question, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी। तो इनमें से कौन सा प्ले गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा? द सिल्वर बॉक्स, वीवर, जॉय एंड अ डॉल्स हाउस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, अ डॉल्स हाउस। आई थिंक हेनरी इब्सन ने लिखा था ये वर्क, तो ये वर्क जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है। 44 क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन। तो गाल्सवर्दी शेक्सपियर ने अपने कौन से वर्क के लिए बोला था कि ये वर्क क्या है? इट इज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। द रेप ऑफ लुक्रीस, वीनस एंड एडोनिस, एज यू लाइक इट एंड सिम्बेलाइन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, वीनस एंड एडोनिस। तो 1593 में आया था ये वर्क। देन 45 क्वेश्चन, हु रोट टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के बारे में किसने बोला था ये स्टेटमेंट? बैन जॉनसन, फिलिप सिडनी, ग्रीन एंड मार्लो। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, ग्रीन। देन 46 क्वेश्चन, who is the speaker of these lines? All the words is a stage and all the men and women merely players। तो किसने बोली हैं ये लाइन्स? शेक्सपियर, प्रोस्पेरो, हैमलेट एंड जैक्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, जैक्स। और जैक्स शेक्सपियर के कौन से वर्क में है? एज यू लाइक इट। जैक्स जो कैरेक्टर है ये एज यू लाइक इट से लिया गया है। ये एक पास्टोरल वर्क है शेक्सपियर का और ये 1599 में आया था। ओके, तो ये जो लाइन्स हैं ये जैक्स ने बोली हैं। 47, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू यू फाइंड द फॉलोइंग कोट? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ। तो कौन से वर्क में ये लाइन दी गई हैं? टाइटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 12th नाइट एंड रोमियो एंड जूलियट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। जब साइलोक एंटोनी को मारने वाला होता है तो पोर्सिया ये लाइंस बोलती है
कि जो दया है वो हमें लोगों पे दया करनी चाहिए, और द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, और जो मर्सी है वो क्या है, ये लाइक अ जेंटिल रेन, ये हेवन से आती है। तो ये सब लाइंस किसने बोली थी, पोर्सिया ने बोली थी मर्चेंट ऑफ वेनिस में, और मर्चेंट ऑफ वेनिस आई थिंक 1596 में आया था। So 48 question, which play of Shakespeare opens with the line fair is fall, fall is fair, we shall meet again in thunder, lightning or in rain। तो लाइन्स ये कहाँ से ली गई हैं, मैकबेथ, हेनरी सिक्स, द टेम्पेस्ट एंड लव लेबर लॉस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, मैकबेथ। तो मैकबेथ में लाइन्स ली गई हैं, और ये किसने बोली थी, विचेस ने बोली थी। थ्री विचेस जो आपस में बातें कर रही थी, उनके द्वारा ये लाइन्स बोली गई है। सो 49 क्वेश्चन, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। तो वर्ड्सवर्थ की जो ये फिलोसफी थी, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो ये किसने इसको रिजेक्ट किया था, विलियम हैजलिट, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड एंड रोलैंड बार्थेस। So the correct option will be B here, T.S. Eliot। 50 question, वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड वाज completed in। वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड है कब कंप्लीट हुआ था, 1800, 1805, 1822 और 25। So the correct option will be B here, 1805। तो प्रेल्यूड के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो 1599 में ये लिखना स्टार्ट हुआ था, 1805 में लिख करके कंप्लीट हुआ था ये, और 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इसको पब्लिश करवाया गया था बाय हिज वाइफ मैरी हचिंसन। और ये जो टाइटल है इसका, टू प्रेल्यूड, ये भी उनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने दिया है। वन क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो वर्ड्सवर्थ ने कौन से ईयर में अपने लिरिकल बैलेड्स को प्रीफेस ऐड किया था, 1798, 1800, 1802 और 1803। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, 1800। तो लिरिकल बैलेड्स है 1798 में आया था। इसका जो सेकंड एडिशन है 1800, इसमें इन्होंने प्रीफेस ऐड किया था इसमें। 1802 में इन्होंने अपेंडिक्स ऐड किया था इसमें, और 1805 इसका लास्ट वर्जन है। और ये जो लिरिकल बैलेट्स है ये अमेरिका में भी बहुत फेमस हुआ था, और अमेरिका में इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1802 में आया था। देन 53 क्वेश्चन, मिल्टन रोट हिज पास्टोरल एलिजी लिसिडास ऑन द डेथ ऑफ। तो मिल्टन ने जो अपनी पास्टोरल एलिजी लिखी है लिसिडास, वो किसकी डेथ पर लिखी है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, एडवर्ड किंग। तो एडवर्ड किंग उनका जो दोस्त है जो शिपरैक में मारा गया था, उनके ऊपर उन्होंने ये एलिजी लिखी है। ये जो लिसिडास उन्होंने लिखा था, ये कब लिखा था, इन 1637, और 1638 में इसको पब्लिश करवाया गया था। 1637 में ही मिल्टन की मदर की भी डेथ हो गई थी। ओके, देन 53 क्वेश्चन, हु सेड लिसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। तो किसने लिसिडस के ऊपर ये स्टेटमेंट दिया है, टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, ब्राउनिंग और आई.ए. रिचर्ड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, टेनिसन। 54 क्वेश्चन, द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज ए और एन। जो लिटिल मैन है गाल्सवर्दी का, वो क्या है, पोम है, नोवेल है, वन एक्ट प्ले है या प्ले है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, वन एक्ट प्ले। 55 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नो वैलिडी। तो नो वैलिडी का हमें यहाँ पे टर्म का मीनिंग बताना है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, मैं करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, शॉर्ट स्टोरीज टोल्ड ड्रामेटिकली, vivaciously and skillfully। Then 56 question, whose words are
these. Fool said muse to me, look in thy heart and write. तो किसने ये वर्ड्स बोले हैं? स्पेंसर, सरे, थॉमस वाटसन एंड सिडनी. So the correct option will be D here, Sydney. 57 question. Name the picaresque romance which is considered by some critics as the first Elizabethan novel. तो कौन सा फर्स्ट एलिजाबेथन नोवेल माना जाता है इसमें? रोजालिंड बाय लॉज, यूफ्यूज, गोल्डन लेगेसी बाय लॉज, सी जैक ऑफ न्यूबरी बाय डेलोनी, and D Jack of Wilton or the Unfortunate Traveler by Ness. So 57 question, the correct answer will be D here, Jack Wilton or the Unfortunate Traveler by Ness. 58 question, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the Pledge of Shakespeare. तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है शेक्सपियर के लिए? बेन जॉनसन, गोएथ, कॉलरिज एंड मार्लो. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हियर, गोएथ. 59 क्वेश्चन. हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? तो किसने 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला है? सो ऑप्शंस आर Dr. Johnson, Matthew Arnold, John Ruskin and none of these. So the correct option will be B here, Matthew Arnold. Then 60 question. John Galsworthy received the Nobel Prize for Literature in the year of. तो कौन से ईयर में जॉन गैल्सवर्दी ने नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर प्राप्त किया था? सो द करेक्ट आंसर इज बी हियर, 1932. 61 question. Milton's Edward King was drowned on his way to Ireland. तो मिल्टन के जो फ्रेंड हैं एडवर्ड किंग, वो क्या हुआ था? डूब गए थे रास्ते में. और कहाँ के लिए? आयरलैंड के लिए. तो मिल्टन रोट अ ट्रेडिशनल पास्टोरल एलिजी अबाउट विच टेनिसन रिमार्क्ड. तो उन्होंने एक पास्टोरल एलिजी लिखी थी उनके लिए, जिसके लिए टेनिसन ने रिमार्क भी दिया था. इट इज़ द टच स्टोन ऑफ पोइटिक टेस्ट. तो कौन सी पोएम है ये? सो द पोएम इज लिसिडास, जो उन्होंने कब लिखी है? 1637 में लिखी है. 62 क्वेश्चन. द प्लॉट ऑफ सैमसन्स एगोनिस्टिस अ क्लोसेट ड्रामा इज टेकन फ्रॉम. तो इसका जो प्लॉट है कहाँ से लिया गया था, या इसका क्या सोर्स था सैमसन एगोनिस्टिस का? द न्यू टेस्टामेंट, द बुक ऑफ जजेज, ग्रीक माइथोलॉजी एंड प्लूटार्क लाइव्स. सो 62 का यदि आपका बी ऑप्शन आपने लगाया है तो आपका ऑप्शन करेक्ट है, द बुक ऑफ जजेज. 63 क्वेश्चन. हु आउट ऑफ द फॉलोइंग विजिटेड सैमसन इन द फिलिस्टीन प्रिजन. तो जो फिलिस्टीन की जो प्रिजन थी, जेल थी, वहाँ पे सैमसन को कौन कौन मिलने आया था? सो मैनोआ, हिज फादर, डेलीला, हिज वाइफ एंड हरप्पा द ब्रैगर्ट. So the correct option will be D, all of these. 64 question. Who wrote plays that were all tragedies? तो किसने सारे प्लेज लिखे हैं जो कि सिर्फ ट्रेजेडीज हैं? उन्होंने कोई भी कॉमेडी नहीं लिखी, सभी ट्रेजेडी लिखी हैं. शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मार्लो एंड बर्नार्ड शॉ. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हियर, मार्लो. Then Philip, she is sad to dash from London. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट है? Have returned, go, reach and run away. So 65 question. The correct answer will be A here, have returned. So she is sad to have returned from London. Then 66 question. You ought to dash when I came in. So have been working, working, work and busy working. So the correct option will be A,
have been working. So you ought to have been working when I came in. 67 question. They decided dash a picnic. So going for, going on, to go on and keep away. So the correct answer will be C here, to go on. They decided to go on a picnic. 68 question. He wants me going to go, run away and stay silent. So the correct answer will be B here, to go. He wants me to go. 69 question. He is too poor dash to fee. So not to pay, shall pay and cannot pay. So the correct option will be B here, to pay. तो इस वाले टू के साथ इस वाले टू का पेयर होता है. Then 70 question. I don't know singing, playing cricket, how to dance or reading book. So the correct option will be C here, how to dance. 71 question. He was made to work, laugh, run away and laugh. So ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ सेम हो गए हैं. So the correct option will be A, to work. He was made to work. 72 question. I would sooner dance than sing, to sing, dancing and will dance. So the correct answer will be A, sing. I would sooner dance than sing. 73 question. Ram or his friends dash this mischief. तो has done, have done, shall do or is doing. So the correct option will be B, have done. Ram और his friend plural subject है तो plural ही verb आएगा. Then choose the appropriate meaning for the given idioms. तो यहाँ idioms के meaning बताने हैं. To beat the air, तो to act foolishly, to move vigorously, to move sluggishly and to make efforts that are useless or vain. So the correct option will be D, to make efforts that are useless or vain. 75. To make one's flesh creep, तो इसका हमें यहाँ मीनिंग बताना है. सो फ्राइटेंड और हॉरिफाई, थ्रो आउट, टू बिहेव इन एन अनबिकमिंग मैनर एंड टू jeer at. So the correct answer will be A, to frighten or horrify. 76. To throw the gauntlet. So to stay criminal action, to give a challenge, to be subjected to unpleasant criticism and to pay the charges. So the correct answer will be B, to give a challenge. 77. To give one a long rope, तो to allow a man to continue his mistakes or crimes. B, to speak ill of. C, to dismiss and D, to get into trouble. So the correct answer will be A here, to allow a man to continue his mistakes or crimes. 78 question. To be born with a silver spoon in one's mouth. So to be born of rich parents, to depend on what is going to happen, to come into being and D, to thrust milk with a silver spoon. So the correct answer will be A here, to be born of rich parents. 79 question. A cock and bull story. तो a true story, a foolish and concocted story, a story of animals and a story of mammals. So the correct answer will be B here, a foolish and concocted story.
80 क्वेश्चन, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, तो टू प्ले अ गेम, टू कीप बर्ड्स एज पेट, to spend money foolishly and to act foolishly. So the correct answer will be C, to spend money foolishly. Then choose the appropriate synonym for the given words. Synonym means पर्यायवाची. तो disparity का हमें यहाँ मीनिंग बताना है. So inequality, hatred, quotation and defame. So the correct answer will be A here, inequality. So the correct answer will be A, inequality. और डिस्पैरिटी का हिंदी मीनिंग होता है असमानता. देन 82 डिस्पोर्ट, तो डिस्पोर्ट का सिनोनिम होगा ओल्ड या बिजारे, अम्यूज और एंटरटेन, करेज और ग्रिट, एंड डी रेड एंड इनकर्सन. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, अम्यूज और एंटरटेन. 83 डोसाइल, मीक और जेंटल, पैलेटेबल और डिलीशियस, पोस्टपोन एंड एडजॉर्न, और एग्जॉस्ट और बैंकरप्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, मीक और जेंटल. और डोसाइल का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज विनम्र, विनम्र और सरल, विनम्र और सरल. 84 क्वेश्चन, हैरेंज, तो हैरेंज का यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है. सो डिसेंसी और प्रोप्राइटी, स्पीच और लेक्चर, सिली और इडियोटिक, डेस्टिट्यूट और पुअर. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, स्पीच और लेक्चर. हैरेंज का मीन्स होता है यहाँ पे भाषण. देन हबब, 85 क्वेश्चन. हबब मीन्स अनसर्टेन और एरिंग, देन ह्यूमरस और प्लेफुल, अप्रोर और ट्यूमल्ट, एंड रिड्यूस और लेसन. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, अप्रोर और ट्यूमल्ट. और जो हबब है इसका मीन्स होता है कोलाहल. देन वन वर्ड, तो यहाँ पे वन वर्ड बताने हैं हमें. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट्स, तो एक ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि इस संसार को बेटर बनाया जा सकता है ह्यूमन एफर्ट्स करके. सो अ मेल्योरिस्ट, अ मिसोगैमिस्ट, अ कैकोग्राफिक और अ फास्टिडियस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, मेल्योरिस्ट. तो मिसोगैमिस्ट क्या होता है, जो हेट करता है मैरिज से. कैकोग्राफिक जिसकी राइटिंग बहुत गंदी हो, एंड फास्टिडियस नगचड़ा जिसको खुश करना बड़ा मुश्किल होता है. तो इसका 86 का करेक्ट आंसर है ए. 87 पर्सन हु इजीली बिलीव्स अदर, एक ऐसा पर्सन जो किसी पे आराम से बड़ी आसानी से भरोसा कर लेता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, क्रेडुलस. देन 88 क्वेश्चन. सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, तो क्या बोलेंगे इसको, रेनिगेड, टेबल, चौनिस्ट एंड रेनिगेड. तो रेनिगेड और रेनिगेड दोनों तो यहाँ पे सेम ही ऑप्शन आ गए हैं. रेनिगेड का मतलब क्या होता है, पाखंडी. और जो ये चौनिस्ट है इसका मीन्स होता है अंध राष्ट्रभक्त. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, टेबल. 89 क्वेश्चन. वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा इंसान जो हमेशा डार्क साइड को देखता है. सो कैनिबल,
carnivores, pessimist और malingerer. So 89 question, the correct answer will be C here, pessimist. pessimist का हिंदी मीनिंग क्या होता है? निराशावादी. Then 90 question, one who loves creating humor. एक ऐसा पर्सन जिसको ह्यूमर क्रिएट करना पसंद है. So that is dandy, empiric, bibliophile और humorist. So the correct answer will be D, humorist. चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग. तो इसमें स्पेलिंग बतानी है हमें, तो चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, मैं सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग बता देती हूँ. सो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज ए, डिलेमा, DILEMMA. सो DILEMMA. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर. 92 क्वेश्चन, इसमें भी आप देख लीजिए चारों ऑप्शन अच्छे से. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, disappear, DISAPPEAR. So repeat with me, DISAPPEAR, disappear. तो डिस लगा करके यहाँ पे और अपीयर लिख देना है. 93 क्वेश्चन, disparage. So the correct spelling will be C, DISPARAGE, disparage. 94 question, the correct spelling will be dormant, DORMANT, dormant. 95 क्वेश्चन, ड्यूली. तो ड्यूली की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है यहाँ हमें. सो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी ए, ड्यूली, DULY. सो रिपीट विद मी, DULY, ड्यूली. एंड ड्यूली का जो हिंदी मीनिंग होता है दैट इज विधिवत. देन ये अनसीन पैसेज है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. मैं सिर्फ एक बार रीड कर देती हूँ. सो अ ब्रिटिश सर्वे फाउंड दैट 40% ऑफ द फिल्म्स which started to use robots met with initial failure and 22% abandoned them altogether, mainly because of inadequate technology, know-how and skills at all plant levels. Robotization is by and large a viable proposition. The machine cars work round the clock, raise output, protect quality and industrial competitiveness. One robot can replace between 2 and 5 production workers while providing cheaper labor. In the US car industry, a man-hour cost around $23, but a robot hour cost only $6. So certain jobs, mostly simple or hazardous ones, are irretrievably lost to robotics. Thus sport welders, press operators, spray painters, cleaners, machine loaders, grinding and polishing machine operators are endangered species. तो पैराग्राफ का यही थीम है यहाँ पे कि कैसे रोबोट्स जो हो रहे हैं वो कैसे ह्यूमन लेबर के बदले काम करते हैं, और जो ह्यूमन लेबर है वो महंगा पड़ता है, लेकिन जब रोबोट्स उसी काम को करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है. तो किस तरह से वो ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करते जा रहे हैं. सो 96 क्वेश्चन, in the second para the word robotization is used in the sense of. तो सेकंड पैरा में जो रोबोटाइजेशन वर्ड यूज हुआ है तो उसका हमें सेंस बताना है कि किस सेंस में उसको यूज किया गया है. ऑप्शन ए, इंट्रोड्यूसिंग द यूज ऑफ रोबोट्स, बी, मार्केटिंग रोबोट्स, सी, मेकिंग रोबोट्स एंड डी, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग विद रोबोट्स. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी
बी मार्केटिंग रोबोट्स। 97 क्वेश्चन, रोबोट्स आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर। तो रोबोट किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट है? प्रोडक्शन वर्कर्स, प्लानर्स, मोटर कार्स और एनी काइंड ऑफ लेबर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, एनी काइंड ऑफ लेबर। तो किसी भी तरह का काम जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है वो एक रोबोट भी कर सकता है, तो रोबोट उसका सब्स्टिट्यूट है। 98 क्वेश्चन, इन इट्स कॉन्टेक्स्ट द एक्सप्रेशन एंडेंजर्ड स्पेसीज मीन्स। तो एंडेंजर्ड स्पेसीज जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका हमें यहाँ मीनिंग बताना है। सो रोबोट्स माइट डिस्ट्रॉय द वर्कर्स मेंशन्ड। Workers like sport welders are in danger. C. Robots may replace the workers in future. And D. We may not get them after a few years. So the correct option will be C here. Robots may replace the workers in future. तो इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज इसलिए बोला गया है कि कुछ समय बाद फ्यूचर में क्या होगा, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी जगह रोबोट्स काम पे रखे जाने लगेंगे। 99 question, in the first para the writer says that in view of initial failure Hale of the 44% of firms which started using robots stopped the practice. B. 50% of the firms which started using robots abandoned them. C. 22% of the total number of the firms which started using robots abandoned their use. And D. British companies stopped the use of robots. So the correct option will be C here. 22% of total number of firms which started using robots abandoned their use. 100 question, the expression a viable proposition means a workable idea, an imaginative idea, a fanciful idea or an unworkable idea. So the correct answer will be A, a workable idea. Then 111, ये फॉरेन एक्सप्रेशन है जिनका हमें मीनिंग बताना है। सो 101 कार्टे ब्लैंचे, तो इसका जो मीनिंग होगा दैट इज ए फुल फ्रीडम अ ब्लैंक चेक। सो 102 कैसस बैली, तो कैसस बैली का मीनिंग बताना है यहाँ। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, एन एक्ट जस्टिफाइंग वार। So the correct answer will be B here. Then 103 Dei Gratia, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा A by grace of God. 104 valet de chamber, so the correct meaning is personal attendant. 105 Veni Vidi and Vici, so इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा I came, I saw, I conquered. A option is correct here. Then एंटोनिम्स, यहाँ पे हमें एंटोनिम्स बताने हैं, और एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स। सो 106 एफ्लुएंस, तो एफ्लुएंस का यहाँ पे एंटोनिम बताना है हमें, डेस्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन और रिडेम्पशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए डेस्टिट्यूट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। एफ्लुएंस का मीनिंग होता है समृद्धि, समृद्धि, और डेस्टिट्यूट का मीनिंग होता है अभाव, किसी चीज की कमी। देन अमेच्योर, तो अमेच्योर का यहाँ मीनिंग बताना है। सो पर्सनल,
प्रोफेशनल, नेशनल और सेशनल। तो ऑपोजिट वर्ड बताना है हमें इसका। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, प्रोफेशनल। तो अमेचर का यदि हिंदी मीनिंग देखें तो अमेचर मीन्स क्या होता है, शौकीन, जो किसी काम को सिर्फ शौक के लिए करता है। और इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा दैट इज बी, प्रोफेशनल। देन 108 क्वेश्चन, एम्बिग्यूअस। तो एम्बिग्यूअस होता है दैट इज नॉट क्लियर, जो क्लियर नहीं हो। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा दैट इज ए, क्लियर। देन 109 एनालिसिस। तो एनालिसिस का ऑपोजिट है ए, सिंथेसिस। 110 एपेटाइट। तो एपेटाइट का जो ऑपोजिट हो जाएगा दैट इज सी, डिस्टेस्ट। और डिस्टेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अरुचि, जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, दैट इज डिस्टेस्ट। देन यहाँ पे हमें प्रोवर्ब फाइंड आउट करना है, कौन सा करेक्ट प्रोवर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए आप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। आई थिंक किड्स का ओडो टू ग्रेसियन अर्न से ये लाइन ली गई है। 112 हैंडसम इज हु हैंडसम डज। तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर। तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। So 112, the correct answer will be B. Handsome is that handsome does. So handsome वो होता है जो handsome work करता है। Then 113, the correct option will be C. So 114, so the correct option will be D here, between the devil and the deep sea. Then 115, brevity is the soul of wit. So the correct option is A here. यहाँ पे हमें पंचुएशन देखना है, तो यहाँ भी आपको चारों ऑप्शन अच्छे से देख लेने हैं वीडियो को पॉज करके। सभी ऑप्शन सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमें पंचुएशन मार्क्स देखने हैं। सो 116, द करेक्ट आंसर विल बी ए हियर, द सन हैविंग रिजन द फार्मर वेंट टू देयर फील्ड्स। 117, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैड अवे। तो यहाँ चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लैड अवे। 118, it being a holiday I enjoyed myself at home. So the correct answer is C here, it being a holiday I enjoyed myself at home. तो यहाँ पे कोमा आएगा बस। 119, the correct option will be D, hearing that her father was in hospital, comma, Vivek left work immediately. 120 question. The correct answer will be A here. Walking to the bus stop that morning, comma, I knew it was going to be a special day. Then choose the correct transformation. Removal of to. यहाँ पे हमें to को remove करके sentence बनाना है। तो you are being too kind. Option A, you are being extremely kind. B, you are being hyper kind. C, you are being super kind. And D, you are being so kind. So the correct option will be A here, you are being extremely kind. 122, tea is too sweet.
तो टी इज मोर स्वीटर देन इट शुड बी एंड टी इज स्वीटर देन इट शुड बी. सी, टी इज स्वीटर देन इट हैड बीन and tea is sweeter than it was. So the correct option will be B here. Tea is sweeter than it should be. तो इस टू का मतलब क्या होता है? इतना ज़्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए. तो टी मीठी है और कितनी मीठी है? जितनी कि नहीं होनी चाहिए. तो टी इज स्वीटर देन इट शुड बी. जितनी मीठी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा मीठी है. सो 122, ये जो टू है हमारा ये नेगेटिव सेंस में जाता है. तो ही इज टू इंटेलिजेंट, तो ही इज मोर इंटेलिजेंट देन इट वाज प्रॉपर. ही इज इंटेलिजेंट देन इट इज प्रॉपर. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ही शुड बी एंड ही इज मोर इंटेलिजेंट दैट देन ही हैड बीन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर. ही इज मोर इंटेलिजेंट देन ही शुड बी. कि जितना वो होशियार होना चाहिए वो उससे भी ज़्यादा होशियार है. तो आ गया ना नेगेटिव मीनिंग कि कोई चीज़ इतना ज़्यादा होना कि जितना नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स टू. और टू को रिमूव करेंगे तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा. 124, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी. तो ही इज ओवर स्ट्रॉन्ग दैट आई एम नो मैच फॉर हिम. He is much strong that I am no match for him. C, he is very strong that I am no match for him. And D, he is so strong that I am no match for him. So the correct option will be D here. He is so strong that I am no match for him. Then 125, the house is too small for me. So this house is so small that it cannot serve my purpose. B, this house is too small that it cannot serve my purpose. C, this house is very small that it cannot serve my purpose. And D, this house is much small that it cannot serve my purpose. So the correct answer will be A here. This house is so small that it cannot serve my purpose. So I hope आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें. ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे इसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिल सके. सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में. जब तक के लिए बाय.